हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट कि मतलब अगर डेवलपमेंट का जो ट्रेडिशनल मॉडल है अगर वो सही नहीं है और उससे हमें बहुत सारे सामाजिक, सोशल, कल्चरल या दूसरे नुकसान हो रहे हैं एनवायरनमेंट जैसे, तो हम क्या करें उसके लिए कि प्रोजेक्ट्स का रूप बदला जाए। त्याग नहीं सकते, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम डेवलपमेंट का आइडिया छोड़ नहीं सकते, बट हम ऐसी पॉलिसीज़ अपना सकते हैं जिससे हमारा कम से कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास हासिल कर सकें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो योजना जो है सेंट्रल लेवल पे ना हो। जो आम व्यक्ति हैं, जो उनसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोकल पीपल हैं, और वो सदियों से अपने रिसोर्सेज को किस ढंग से संभालते आ रहे हैं, उस आधार पर आप उनसे राय लीजिए किस आधार पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। In the preceding section, we discussed some of the limitation of the model of development pursued so far. There have been huge cost both human and environment. हम डेवलपमेंट की लिमिटेशंस पढ़ चुके हैं, जिसका नुकसान जो है वो मनुष्य भी उठा रहा है, इन्वायरमेंट भी। देखो, इन्वायरमेंट का सीधा सीधा इफेक्ट मनुष्य पर पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता अगर इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर उसका नुकसान हमें मनुष्य पर ना दिखाई देता। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी मनुष्य को लगेगी, वनस्पति खराब होगी, जीव जंतु हैं उनका इकोसिस्टम मिल जाएगा। Of development policies and cost and benefit of the development have been unequally distributed among people। और दूसरी समस्या इस विकास की ये है कि जो फायदा बेनिफिट्स होता है डेवलपमेंट से, उसका लाभ या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। लाभ किसी को मिल रहा है, रिसोर्सेज किसी के यूज हो रहे हैं, और जो लाभ मिल रहा है वो भी इक्वली नहीं मिल रहा। Further, the strategy of development adopted in most countries have been top-down, that the selection of development priorities and strategy and the actual implementation of project were all generally decided by the higher level of the political leadership and bureaucracy। ये कहता है कि हर मतलब लगभग सभी देशों में प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलपमेंट है वो का जो प्रोजेक्ट तैयार होता है वो टॉप से डाउन चलता है। टॉप से डाउन क्या मतलब, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अपना योजना का एक प्लान तैयार करके नीचे तक भिजवा देते हैं कि आप यहाँ तक कम्युनिटी लेवल पर ये काम होंगे। कम्युनिटी जो आसपास का समुदाय है, जो उस प्रोजेक्ट जहाँ वो आना है प्रोजेक्ट, उस कम्युनिटी का कोई विचार नहीं लिया जाता। मान लो कोई अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाना है, दिल्ली में बैठे हुए लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या और कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें लगेंगी। अरुणाचल प्रदेश का वो तबका, आदिवासी भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, उनसे अगर आप कोई राय ही ना लो, हो सकता है कि आप उनकी राय लो तो उनके पास ऐसे ऐसे तरीके हों, क्योंकि वो तो सदियों से उस एनवायरनमेंट में रहते आए हैं, उनके पास ऐसे तरीके हों कि डेवलपमेंट भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में या जो भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें बांस बहुत उगता है, तो बजाय कंक्रीट ईंट वहाँ बिछाने के बांस का प्रयोग किया जाए डैम बनाने के लिए या जो पुल वगैरह हैं उनके बनाने के लिए। इवन जो पाइपलाइन है, मैंने कहीं वीडियो में देखा था, प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछाने की बजाय बांस की पाइपलाइन वो बिछा देते हैं। तो ये सब कुछ इको फ्रेंडली होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रायोरिटी, डेवलपमेंट प्रायोरिटी एंड स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि हायर लेवल के लोग नहीं बल्कि वो लोग जो इससे इफेक्ट होते हैं वो डिसाइड करें कि किस तरह की चीज़ें हमें डेवलपमेंट के रूप में अपनानी चाहिए। There was often little consultations with the people whose lives would be the most immediately affected by the development project। और इसकी वजह से जब टॉप लेवल पे प्लानिंग तैयार होती है तो जो आम लोग होते हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं, इमीडिएटली मैंने जो तुरंत इफेक्ट होते हैं, उनसे कुछ सलाह ही नहीं ली जाती।
Neither was their experience and the knowledge acquired over centuries utilized, nor were their interest taken into account. ना तो वो नॉलेज का प्रयोग किया जाता है जो वो सेंचुरीज से प्रयोग करते आ रहे हैं, और ना ही उनके किसी हितों का ध्यान रखा जाता. There was as true of democratic country as of dictatorial one. Development thus became a process designed and implemented by the ruling section in the country, who have also often been the major beneficiary of the development project. क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो रूलिंग पार्टी के द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकालना होता है उस प्रोजेक्ट से. जैसे मैंने बताया ना कि रोड का डिजाइन बदल दिया जाता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था. तो इस तरह से परस्यूइंग द डेवलपमेंट विच आर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल. लेकिन हमें ये तरीके छोड़कर ऐसे तरीके अपनाने चाहिए विकास के लिए जो समानता लाने हो, मतलब बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मिले जो इमीडिएट इफेक्ट हो रहे हैं, समान लाभ मिले. सस्टेनेबल हो का इसका मतलब उससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना हो, आपको किसी तरह का सोशल कल्चरल लॉस्ट भी ना हो. इशू ऑफ राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी हैव ऑल बीन राइज्ड इन प्रोसेस. In this section, we shall examine how these concepts have been taken on newer meaning in the context of the development debates. और अब हम तय करेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट से राइट का भी इशू ना हो, कि अधिकार भी किसी के वायलेट ना हो, इक्वालिटी भी आ जाए, फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी बने रह सके. राइट क्लेम्स. क्लेम को मैं आपके चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ. क्लेम क्या होता है? क्लेम का मतलब दावे होते हैं. पीछे एक चैप्टर आया था लिबर्टी, उसमें क्लेम और राइट्स के बारे में दिया था. दावे किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा. वो दावे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, और जब सही दावे आते हैं सरकार के सामने, समाज के सामने, तो समाज उनको रिकॉग्नाइज कर देता है, और रिकॉग्नाइज करके कानूनी रूप देता है, तो राइट्स बन जाते हैं. तो राइट्स जो है वो एक सोसाइटी की डिमांड ही होती है, जो एक रैशनल डिमांड होती है. रैशनल मीन्स जो तर्क, जिसके पीछे सभी का हित होता है. तो राइट क्लेम क्या होते हैं? राइट दावे, सही दावे क्या है? वी हैव नोटेड हाउ द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन लार्जली कंसर्न्ड बाय द पावरफुल एंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल हैव बीन बोर्न by the poorest and vulnerable section of the population, whether due to the ecological degradation or due to the displacement or and loss of livelihood. देखो इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ. मान लो आपके शहर में या गांव में फर्टिलाइजर का कोई कारखाना लगाना है. उसके ठेके सरकार ने किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए कि आप हमें ऐसा इतना पैसा दीजिए और आप जो है यहाँ पर फर्टिलाइज़र की कारखाना लगाएं. ओके. उस फर्टिलाइज़र कारखाने के लिए जो गांव की ज़मीन है वो एक्वायर कर ली सरकार ने, और सरकार ने एक्वायर की तो गांव के जो लोग हैं वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, उनकी लाइवलीहुड या खेतीबाड़ी जो करते थे वो छीन ली. सरकार विकास के नाम पर ज़मीन एक्वायर कर सकती है हमारे देश में. ये जो संपत्ति का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स. जैसे आप भी अपने आसपास रेलवे स्टेशन, फाटक वगैरह देखते हो, ये ज़मीन एक्वायर की हुई होती है सभी की. अब ये फर्टिलाइज़र का कारखाना मान लो लग गया और लोग वहाँ से डिस्प्लेस भी हो गए, और इसका एक मालिक भी बन गया जो शेयर होल्डर है इस कंपनी में, जो फर्टिलाइज़र कंपनी जिसको ठेके सरकार ने दिए हैं. ओके. उसके बाद क्या होगा? मान लो उससे जो होने वाला फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र कारखाने से पोल्यूशन भी होता है, केमिकल्स भी निकलते हैं, तो उसकी रेडिएशन, उसके केमिकल से जो आसपास का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाती है. फर्क किसको पड़ता है? जो वहाँ रहे लोग, गरीब लोग हैं, क्योंकि जो कंपनी का मालिक वो तो पता नहीं किस शहर में रहता है, वो तो हफ्ते में 1-2 बार आता है संभालने के लिए काम, लेकिन फ़ायदा वहाँ का पानी यूज कर रहा है, वहाँ की ज़मीन यूज कर रहा है, वहाँ की सड़कें यूज कर रहा है, इवन लेबर वहाँ से आ रही है.
उनका उसका फ़ायदा जो आम लोग हैं, जिनकी ज़मीन थी, जिनका पानी था, उनके पूर्वज यहाँ रह रहे थे, उनको कोई लाभ नहीं मिलता। सारा लाभ सरकार या जो कंपनी का मालिक है उसके खाते में गया। तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ के गरीब लोग थे वो बुरा इफेक्ट झेल रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उनको वहाँ जॉब भी नहीं मिली, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी वहाँ का हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और उनकी लाइवलीहुड भी छीन ली। तो इस तरह के मॉडल नहीं होने चाहिए। अगर लोग आवाज़ उठाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए तो वो जायज़ है। वन ऑफ द इशू which has been raised in regarding the protection that affected people can claim from the state and the society as a whole. In a democracy, do people have right to be consulted in decision which directly affect their lives? ये कहते हैं क्या स्टेट एंड ये कहते हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन, इस तरह के इशू पर जो लोगों के क्लेम है कि हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारे रिसोर्सेज हैं, आप उनका प्रयोग हमारे हित में कीजिए ना, आप अपना सारा लाभ क्यों लेके चले जाते हो। तो इस तरह से स्टेट और सोसाइटी को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि लोगों को डिसीजन में कंसल्ट किया जाए जो वहाँ डायरेक्टली रह रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और क्योंकि उनको भी राइट है कि वो अपनी लाइवलीहुड जो आजीविका के साधन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। एक्टिविटीज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट थ्रेटनिंग देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि जो सरकार काम कर रही है उससे उनकी लाइवलीहुड प्रभावित हो रही है, उसकी जीविका के साधन खराब हो रहे हैं। अनदर इशू इज रिगार्डिंग राइट्स ऑफ टू नेचर रिसोर्सेज। कैन कम्युनिटीज क्लेम ट्रेडिशनल राइट टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी बात यह है कि क्या जो आपके आसपास के रिसोर्सेज है, क्या उस पर आप ये क्लेम कर सकते हो कि ये हमारे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सदियों से वहीं हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, आप उसको उन चीज़ों को बचा भी रहे हैं, तो क्यों नहीं क्लेम कर सकते कि ये रिसोर्सेज हमारे हैं, ये वहाँ की वनस्पति हमारी हैं, जोहड़, पोखर, पानी, जमीन, वो सब हमारे हैं। दिस पर्टिकुलरली अप्लाई टू ट्राइबल एंड aboriginal community who have a specified way of community life and relationship to the environment। और सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जैसे ट्राइबल्स इलाके। वो ट्राइबल्स को तो दूसरा जीवन तो जीना नहीं आता, वो कोई ये नहीं है कि विकास करके शहरों में जाना चाहते हैं, वो तो हज़ारों साल से वहीं पर उसी तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनके अलावा वो कहीं जा नहीं सकते, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होती है जो ट्राइबल इलाके में रहती हैं या जो मूलजन होते हैं। मूलजन होते हैं मतलब जो अभी भी उसी स्थिति में रहते हैं और जिनका कम्युनिटी से बड़ा नाता है। कम्युनिटी का मतलब जैसे शहरों में इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, उसका कोई परिवार नहीं होता, उसके कोई रीति रिवाज ऐसे नहीं है कि मतलब शहरी लाइफ होता है, अर्बनाइजेशन में आता है। लेकिन जो ट्राइबल्स इलाके हैं उनकी एक कम्युनिटी लाइफ होती है, एक सांझे परिवार में या सांझे कुनबे में वो रहते हैं, उनका एक कबीले का सरदार होता है, उन्हीं के आधार पर उनके कानून चलते हैं, उन्हीं के अनुसार वो सारे ट्रेडिशन निभाते हैं। दूसरी लाइफ के बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। द क्रूशियल इशू हेयर इज टू होम टू द नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग, इज इट लोकल कम्युनिटी, द स्टेट और दे कॉमन रिसोर्सेज ऑल कम्युनिटी। ये प्रश्न क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं, लोकल कम्युनिटी के हैं, गवर्नमेंट के हैं या सारी ह्यूमैनिटी के हैं। देखो भाई, हजारों साल से जो बंदा रह रहा है सबसे पहला क्लेम उसका होना चाहिए। और दे हैव कॉमन रिसोर्सेज टू ऑल। इफ वी अंडरस्टैंड रिसोर्सेज एज कॉमन टू ह्यूमैनिटी देन ह्यूमैनिटी वुड इंक्लूड फ्यूचर जनरेशन एज वेल। अगर आप कहो कि नहीं जी सारी मानवता का हक होना चाहिए, तो फिर सारी मानवता में तो अगली पीढ़ी भी है। आप ख़त्म कर दोगे तो ह्यूमैनिटी कहाँ है? ह्यूमैनिटी के तौर पर, मानवता के तौर पर आने वाली पीढ़ियों के भी रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको ख़राब नहीं कर सकते। नेगोशिएशन द कंपीटिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन द क्लेम ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी।
अगर ये मानवता के से रिलेटेड है तो सभी का समान हक होना चाहिए। पॉपुलेशन के किसी एक हिस्से को इनसे डिप्राइव नहीं करना चाहिए। सबको ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि विकास का लाभ बैलेंस रूप से सभी को मिले। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब किस तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए विकास में। हाउ मैनी टाइम हैव यू बीन टोल्ड दैट यू मस्ट डू समथिंग, से ओबे योर पेरेंट और टीचर फॉर योर ओन गुड, एंड हैव यू फेल्ट लाइक सेइंग इफ इट इज गुड फॉर मी प्लीज लेट मी डिसाइड दैट माई सेल्फ। कई बार हमें डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, तो हम पेरेंट की माने या टीचर की माने या हम खुद डिसाइड करें कि हमारा क्या भला है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इज दैट इन ए डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज और डिफरेंट विजन ऑफ द गुड लाइफ आर resolved through debate and respect for the right of all, and this cannot be imposed from above. डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही अंतर है। डिक्टेटरशिप में किसी को कोई नहीं पूछता, सरकार ने जो डिसीजन ले लिए वो ले लिए, बट डेमोक्रेसी में बातचीत होती है, डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, जनता का मत जाना जाता है, जो अपोजिशन पार्टियां उनकी भी सुनी जाती है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि डेमोक्रेसी में हर एक के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए और उन पर फैसले ना थोपे जाएं। थस इफ एवरीवन इन ए सोसाइटी हैज़ ए कॉमन स्टेक इन अचीविंग ए बेटर लाइफ, then everyone need to be involved in formulating the plan of developing and in devising life way of implementing them. तो ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि सभी की अच्छाई के लिए, सभी के बेटरमेंट के लिए, सभी का भला हो, इस तरीके से प्लान को फॉर्मुलेट किया जाए कि सबको बराबर का, इक्वालिटी का लाभ मिल सके। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग ए प्लान मेड बाय अदर एंड शेयरिंग इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ द प्लान। फर्स्टली, इवन इफ अदर मेक प्लान with the best intention, they are likely to be less aware than you about your specific need. Secondly, being an active part of decision making process in empowering. दूसरी बात ये है कि डिसीजन कौन ले, वो लोग लें जिसका प्लान, जिस पर प्लान इफेक्ट हो रहा है, या दूसरे लोग जो एक्सपर्ट है। सभी दोनों को हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक्सपर्ट अपनी राय रख सकता है और जो इफेक्ट हो रहे हैं लोग वो भी अपनी राय दे सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया होगी, मतलब डिसीजन भी बढ़िया होंगे अगर हम डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। बोथ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर कंसर्न विद द रियलाइजिंग द कॉमन गुड। बाय व्हाट प्रोसेस कैन बी कॉमन गुड टू बी डिफाइंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री, द राइट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इज एम्फेसिस्ड। और इसलिए डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट का मतलब सबकी भलाई करना है, और सबकी भलाई का मतलब क्या है कि हर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में और उसका लाभ भी इक्वली समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। Suggested to ensure the participation is allow local decision making bodies to take decision about development project in local area. अगर आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट काम होना है तो लोकल लोगों की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो, मतलब लोकल लोग बताएं कि क्या हमारे लिए क्या सही है यार, क्या गलत है और क्या किया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग द पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडी इज थस बीइंग एडवोकेटेड। इसलिए हमारे यहाँ पंचायती राज में पैसे दिए जाते हैं कि सरपंच और पंचायत मिलकर काम कर सकें। और सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण केरला का है। वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पंचायत समिति बैठती है, पंचायत ग्राम सभा बैठती है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और आप देखोगे केरला भारत के सबसे टॉप विकसित राज्य में सबसे फर्स्ट है। ऑन द अदर हैंड, इट इज आर्ग्यूड दैट पीपल हैव टू बी consulted on the issue which most affect them, and it should be possible to reject project can be adversely affect the community। और इसलिए ये बनाया जाने चाहिए पॉलिसी डेमोक्रेसी में कि लोग पार्टिसिपेट करो, और अगर वो प्रोजेक्ट उनके गलत रूप से इफेक्ट डालता है, बुरा इफेक्ट डालता है, तो वो मना भी कर सकें। वो इस पोजीशन में होना चाहिए।
On the other, it is said that involvement and planning in formulation of policies allow people to direct resources toward their need. और इसलिए इन्वॉल्वमेंट ये कहता है कम्युनिटी मतलब सरकार को लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिसीज मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और रिसोर्स किस तरह से यूज होंगे ये बात तय करनी। वेयर ए रोड मस्ट बी लेड, व्हाट शुड बी द रूट ऑफ मेट्रो और लोकल बसेस, वेयर ए पार्क और स्कूल शुड बी लोकेटेड, whether a village need can check dam or in internet cafe should be decision which must be taken by them। मतलब आपके रोड कहाँ से जाने चाहिए, लोकल बस कहाँ किस रूट पे चलने चाहिए, पार्क कहाँ बनने चाहिए, स्कूल कहाँ बनने चाहिए, ये सब लोकल पीपल के द्वारा डिसाइड होना चाहिए। इट वाज आर्ग्यूड अबाउट दैट द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज टॉप डाउन एंड टेंड टू व्यू पीपल एज ऑब्जेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इस तरह से तैयार होना चाहिए कि आखिर में लक्ष्य प्रोजेक्ट का किसी एक व्यक्ति को या किसी कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं, लोगों का भला करना है। लक्ष्य लोग हैं, आम लोग हैं। It assumes that there is one best way to arrive at solution for problem in the process of accumulated knowledge and experience of people may be ignored. A decentralized approach of development makes it possible to use various kind of technology, tradition and modern in a creative manner. इसलिए हमें जो टॉप डाउन का मॉडल है प्लानिंग का कि ऊपर बैठे हुए लोग हमें प्लानिंग करके नीचे लागू कर देते हैं, नहीं, नीचे वाले लोग प्लानिंग में हिस्सेदारी ले, एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तैयार हो वो लोगों के भले के लिए हो। ठीक है, क्रिएटिव मैनर में ये चीज़ें हों, मतलब ये नहीं कि वो थोपी जाए चीज़, जिससे लोग सहमत नहीं हैं वो चीज़ थोप दी जाए। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। डेवलपमेंट से लाइफस्टाइल कैसे बदलता है। एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वुड आल्सो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द हाई कॉस्ट, इकोलॉजिकल वेस्टफुल, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन नोशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शुड नॉट, ये कहता है कि जब डेवलपमेंट आती है तो ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चे पर इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन करते हुए टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो आपको इकोलॉजिकली भी ठीक हो, इन्वायरमेंट भी उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। डेवलपमेंट शुड नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय द नंबर ऑफ सेल फोन्स इन द कंट्री और बाय द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स विच आर डेवलप्ड और बाय द साइज ऑफ कार विच पीपल ड्राइव। बिल्कुल सही कहा ये। डेवलपमेंट का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े हथियार बना लेना या मोबाइल फ़ोन का आना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की लोगों की जीवन लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, खुश हो, वो हैप्पीनेस हो। देखो पैसे से खुशी नहीं आती, ये बिल्कुल सही बात है। आप शहरों में जाके देखोगे बड़ी बड़ी जो फ्लैट होते हैं उनमें एक एक दो दो बच्चा ऐसे बंद के रह जाता है 24 घंटे या 12 घंटे, इतने मम्मी पापा नहीं आते तो वो फ्लैट में बंद रहता है। क्या वो हैप्पीनेस है? ठीक है ना, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, आपकी हारमोनी होनी चाहिए समाज में। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिल गया तो दूसरे उसके दुश्मन हो गए। मतलब बैलेंस होना चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए, एसेंशियल नीड पूरी होनी चाहिए। At one level, efforts should be made to conserve natural resources and use renewable resources of energy as far as possible। और दूसरी बात जो इन्वायरमेंट है, जो हमें अगली पीढ़ी को सौंपना है, वो भी आपका बिल्कुल यूं का यूं बचा रहे, वो उसका भी प्रोटेक्शन हो। Efforts such as rain water harvesting, solar, biogas plant, micro hydel power project, compost peat to generate measure out of organic waste are example in the direction। और जैसे खेती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना, हाइब्रिड बीज करना, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इससे क्यों, धरती भी खराब हो रही है, एंटी बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो रहे हैं कि एक दवाई ने 1 साल काम किया, अगले साल वो फेल हो गई, उसी के जीवाणु कीटाणु एंटी में ऐसे पैदा हो गए कि जिसे मारने का कोई तरीका नहीं है।
हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम थर्मल पावर की बजाय, कोयल जलाने की बजाय सोलर का यूज करें, पानी हाइडल प्रोजेक्ट का प्रयोग करें, विंड एनर्जी का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें खेती में, ठीक है, ताकि हम स्वस्थ भी रहे ना। सच एक्टिविटी हैव टू प्लेस ए लोकल लेवल। और सबसे बड़ी बात है आपकी एयर क्वालिटी। जैसे दिल्ली है, पूरे दुनिया में दिल्ली सबसे खराब प्रदर्शन पर आती है एयर पोल्यूशन में। मतलब दिल्ली में रहना विकास नहीं माना जाएगा कि आप दिल्ली में रह रहे हो, राजधानी में रह रहे हो, आपकी हेल्थ कितनी खराब हो रही है ये भी तो देखा जाएगा ना। Such activities have to take place at a local level and therefore demand higher involvement for the people. Big projects are not only way to affect big improvement. Opponents of big dams have advocated a series of small dams and bands which require much less investment, casual minimal displacement and can be beneficiary. बड़ा अच्छा तरीका ये बता रहा है कि एक बड़ा डैम बनाने की बजाय आप छोटे छोटे डैम बना लें, उससे कम से कम लोग डिस्प्लेस होंगे, कम से कम पूंजी की खर्च होगी, कम से कम इन्वायरमेंट वहाँ का हिलेगा, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, बाढ़ों के खतरे कम हो जाएंगे। एट अनदर लेवल देयर, ये वही तरीका आ गया ना, गांधीयन तरीका। गांधी जी ने कहा था कि एक जूते की फैक्ट्री अगर आप एक गांव में लगाओगे तो सभी जो वहाँ जूते बनाने वाली 100 फैमिली है वो बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा आप 100 लोगों को रोजगार दे दीजिए, ठीक है ना, 100 परिवार चलेंगे ना। तो इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय माइक्रो मैक्रो प्रोजेक्ट हमें अपनाने चाहिए और लोगों को डिसीजन मेकिंग में भाग लेना चाहिए। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।